गिव मी अ सेकंड, मैं पीपीटी अपलोड कर लूँ। So guys, am I audible and visible, everyone? Yes, sir. ठीक है, चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरी वॉइस अगर ब्रेक होती है, अगर आवाज़ मेरी कटती है, वीडियो अगर कटती है, फंसती है, तुरंत के तुरंत आप मुझे बताइए, ठीक है? क्लियर है? शांतनु, शांतनु है क्या क्लास में? वो अभी है नहीं क्लास में, जुड़ा नहीं। क्लास की टाइमिंग 7 से 8:30 करवा के खुद ही बच्चे नहीं आते, नॉट गुड। चलो गाइस, सो हम ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले का, ठीक है? शिवम, हरेंद्र, वो कहाँ है सब, अमन और देवांश वगैरह? चलो, आई विल नॉट वेट, आई विल जस्ट स्टार्ट। चलो ठीक है। अभी स्मृति, हरेंद्र जो भी है क्लास में, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है? आप लोग, हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं, सबके सब अनम्यूट कर लो खुद को। क्लियर है? ठीक है, ये बताओ सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? जल्दी बोलो। स्वराज, पूर्ण स्वराज। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था, ठीक है? पैथेटिक क्यों चल रहा है? पूर्ण स्वराज हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है? फिर 1934 में क्या हुआ था? आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हमारा खुद का एक आइडिया ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई थी, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है? ठीक है। 1938 में क्या हुआ? नेहरू जी ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है? और उसमें कोई भी नो फॉरेनर, ओनली इंडियंस, नो फॉरेनर्स, ओनली बाय जवाहरलाल नेहरू। हाँ, वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? और 1940 में क्या हुआ? कोई ऑफर आया था? ऑगस्ट ऑफर आया था। बहुत तेज दिमाग चलाया उन्होंने, ठीक है? उन्होंने सोचा डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, हाँ, डोमिनियन स्टेटस की उन्होंने बात करी थी, ठीक है? फिर 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन इन इंडिया, ठीक है? वेरी गुड, क्रिप्स मिशन वो आया था। क्या ये पास हुआ था? अगस्त ऑफर क्या पास हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है? 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, वेरी गुड। कौन कौन था इनके इनके अंडर में? कौन कौन लेके आए थे? सर अलेक्जेंडर, लॉरेंस एंड सर स्ट्रैफोर्ड। वापस से ये बंदा जो क्रिप्स मिशन आया था, वही सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स वापस से आया था यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अब ये बताओ भाई, सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 9th of December 1946। ठीक है, अभी हम उस पे आते हैं। 389 सीट्स थी, 292 सीट्स किसकी थी? प्रोविंसेस, हमने 292 सीट्स प्रोविंसेस के लिए बांटी थी। 93 था वो, ठीक है? 93 सीट्स किसके लिए? प्रिंसली। नोट्स मिल गए थे सबको भाई?
स्मृति? Yes. Oh. चलो, No, sir. good. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के लिए थे और 4 सीट से 4 सीटें commission चीफ areas. कमिश्निंग एरियाज के लिए थी। इसका इलेक्शन डायरेक्ट हुआ था या फिर इनडायरेक्ट, बताओ स्मृति? Sir, direct हुआ था princely states का 93 डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, and बताओ sir हरेंद्र? direct nomination. डायरेक्ट Indirect हुआ। नॉमिनेशन, वेरी गुड। अबे अच्छा अच्छा, तुम भी पकड़ नहीं गए। नहीं सर, प्रिंसली स्टेट्स टू बी प्रिंसली sir, स्टेट्स का princely कोई states इलेक्शन का नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ नहीं था। हुआ था। डायरेक्ट भाई जो नॉमिनेशन हुआ था किसके द्वारा? हमारे प्रिंसेस जो स्टेट्स हैं, जो Prince जो द्वारा। मतलब जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, उनके जो प्रिंसेस ने डायरेक्टली जो नॉमिनेट किया था। इन दोनों का क्या सीन था, प्रोविंसेस और इसका चीफ कमिश्निंग एरिया, Sir, इनका इलेक्शन क्या था? indirect election from अच्छा, Indirect provincial legislative सिंगल assembly. ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेम वोटिंग मेथड किसका है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। President क्लियर and है? चलो, Vice दैट इज वेरी नाइस। एंड ये बताइए मेरे को, क्या क्या कहते हैं, क्या इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी क्या? No, sir. नहीं थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती क्या है कि 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी व्यक्ति जाके वोट दे दे, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल। क्योंकि यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट 18 साल के ऊपर हम एडल्ट मानते हैं, और फ्रेंचाइजी सबको भाई मिलती है कि आप जाके वोट दे दे। तो ये सिस्टम नहीं था। सिर्फ जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो राज्य के, जो प्रोविंसेस के जो असेंबलीज थे, विधानसभा थे, विधान परिषद थे, उन्हीं के मेंबर्स को अधिकार था वोट करने का और इलेक्शन लड़ने का। क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना? ठीक है, गुड गुड। और ये बताइए मेरे को कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 6 कौन था बताओ हरेंद्र, इसमें प्रेसिडेंट कौन था? सर वो सचिदानंद सचदेवा करके करके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंदन सिन्हा, ठीक है। फिर हाँ। 11 दिसंबर को कौन बन गया था 1946 को? Sir, Rajendra Rajendra Prasad, Prasad. Doctor. राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? दो दिन बाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन Sir, रखे थे। object. वेरी गुड, शाबाश। ये क्या था वैसे? प्रीएम्बल। Sir, हाँ हाँ, who will जो नेहरू book with नेहरू जी ने वो idealistic किया था। principles of an ideal country. शाबाश, जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, यस यस, ट्रू। ये वो किताब थी, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन थी, कि जो किताब जो क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और लिखी थी। आगे जाके ये पास हुई प्रेम्बल थी। का पार्ट बने, ये प्रेम्बल का पार्ट बना, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी यहीं से हमने मोस्टली प्रिंसिपल्स यहीं से हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। फिर कब बन गया ये हमारा फाइनल मीटिंग, लास्ट मीटिंग कब हुई थी हमारे विधानसभा, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। फिर हमने 2 महीना वेट किया, 26 जनवरी 1950 का। क्लियर है ना? यस ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाली क्लासेस पे। यस, सो गाइज, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने 80% पूरा पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल, मतलब ऑब्वियसली इसका 20% तो हम पूरा करेंगे। प्रियम्बल पढ़ेंगे, तीसरा सोर्सेस पढ़ेंगे, और चौथा शेड्यूल्स। सबके सब यहाँ पे सुन लो, प्रियम्बल से एक क्वेश्चन गारंटीड आना है, गारंटीड आना है, और इससे एक क्वेश्चन गारंटीड आना है, या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा। बार बारी पिछले 3 सीडीएस में शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, तो सोर्सेज से भी आता रहता है क्वेश्चन। ये भी एक मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है, पर शेड्यूल से अभी रिसेंटली ही सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज की क्लास हम पहले 20% हम कंप्लीट करते हैं कि जो इसमें था, फिर वी विल मूव अहेड, ठीक है। चलो, तो गाइस अभी मेरी आवाज एकदम क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग? यस भैया। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब तुम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर 1946
में हमारी क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग, है ना? लास्ट मीट हमारी कब हुई थी? 26 नवंबर 1949. 1949। बीच में 1947 15 अगस्त भी तो आया था, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी पूरी तरह, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्यूरेशन में एक टाइम ऐसा भी आया था जब कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद, हमें नेक्स्ट ईयर ही 9 दिसंबर 1946 को हमको भाई हमारा देश आज़ाद हुआ, और हमें 6-7 महीने बाद हमें क्या मिल गई? आज़ादी 1947 में। तो कुछ चेंजेस हुए। क्या हुए चेंजेस? चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग नोट्स लिखते रहना, वो रनिंग हैंड में, हल्का फुल्का, खुद की लैंग्वेज के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स मैं आपको भेजूंगा एक क्लास में, ठीक है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना भाई प्रॉपर? कोई फंस तो नहीं रहा ना कुछ भी? नहीं. ठीक है, चलो, वेरी गुड। सो सबसे पहला चेंज, असेंबली वॉज मेड फुली सोवरेन, SOVEREIGN, सोवरेन। इसका मतलब क्या होता है बताओ भाई जरा। गाइस, असेंबली वॉज मेड फुली सोवरेन, किसी के सर किसी के कंट्रोल में नहीं है, हाँ, मतलब इसका ऑपोजिट क्या था? डोमिनियन, है ना? डोमिनियन कहा कि हाँ, यस यस किसी के कंट्रोल में रहेंगे, 100% हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी कंट्री के हम एक डोमिनियन कंट्री होंगे, मतलब डोमिनियन मतलब किसी कंट्री का हम एक्सटेंडेड पार्ट हैं, हम सोवरेन बन गए थे। असेंबली देखो, अब जाहिर सी बात है ना, तुम खुद सोचो, 1946 9 दिसंबर को हमारी असेंबली भाई बनी, ठीक है? उस समय ब्रिटिशर्स थे वहां पे, तो क्या हम चाहते हैं अपने रूल में एक रूल ऐड करना कि हम जो है ब्रिटिशर्स से चिढ़ेंगे, या हम उन पे हम हर साल अटैक करेंगे? मतलब ऑब्वियसली ये तो स्टूपिडिटी है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ये है कि हमें जो भी था, हमें उनके अंडर में, उनके दबाव में काम करना था। क्यों? क्योंकि 1947 15 अगस्त के दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। पावर मतलब पावर वहां से जो ब्रिटिश क्राउन से पावर किसको ट्रांसफर हुई थी? हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को। उस समय राजेंद्र प्रसाद ही हमारे प्रेसिडेंट देश के बाद में बने, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू इंडिया हुई थी, है ना? पावर यहां से यहां ट्रांसफर हुई थी। तो उसके पहले ट्रांसफर ऑफ पावर के पहले हम उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे, तो हम सॉवरेन नहीं थे। तो ये याद रखना, PYQ यहाँ से बना हुआ है कि स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि द असेंबली वाज फुली सॉवरेन सिंस इट्स फर्स्ट मीट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सो गलत है। गलत है। ये PYQ गलत है, है। तुम लोगों ने PYQ सॉल्व कर लिया। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में आया था। स्टार्टिंग में हम सोवरेन नहीं थे, हमारे पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर, पूरा कंट्रोल नहीं था। तब ये थे तो हम जो चाहें हम वैसा संविधान लिख सकते थे, ठीक है? दूसरा ये, फिर क्या था? ऑल्टरनेट वर्किंग या फंक्शन, मतलब MWF को हम क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। ये नोट्स आपको भेजे थे ना मैंने सब कुछ आज लिख के, है भाई? गाइस, कहाँ इतने सब सो रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए मेरे को ऑनलाइन भेजा था पीछे. इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अमन, आ गए तुम? हाँ भैया, सॉरी चलो फॉर ठीक बीइंग है, लेट भैया, सॉरी. इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। MWF, ठीक है? सबको मेरे भाई, मेरे ख्याल से अभी हम बस पिछला हल्का फुल्का 20% हमारा जो बचा है हम उसको कंप्लीट करें। ऑल्टरनेट वर्किंग डेज होंगे अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी MWF वो क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, और जब ये करेगी तो इसका चेयरमैन कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और जब TTS यानी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को जब वो लॉज, कानून लिखेंगे, कानून बनाएंगे, तब उसका चेयरमैन कौन होगा? GV मावलंकर। क्लियर है भाई? गाइस, यस सर, यस सर. और GV मावलंकर जाके हमारे क्या बने थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है?
यहाँ तक क्लियर है सब? वो सबको स्मृति वगैरह जो भी है क्लास में? अनन्या है क्या क्लास में? मुझे हाँ उसने सर, यस Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीजें हम लोग भाई पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो, दैट्स नाइस। बहुत ऑकवर्ड लगता है क्लास में जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं इतने एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, यहाँ पे तो सब मेरी तरह। चलो गाइस, अब सबसे हम इम्पोर्टेंट पड़ाव पे आ रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन अगर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अगर कोई क्वेश्चन बनता है काफी प्रोमिनेंटली, बहुत बार बार पेपर में आता है, तो वो आता है क्या? आप कमिटीज से। मैंने पहले भी क्या, सीडीएस दिशा से आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करिए पॉलिटी के, या देखना स्टार्ट करिए, आपको पता चलेगा कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो कितना एकदम टू द पॉइंट चीजें हम भाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन भाई बनते हैं। ठीक है, अब जो है जाहिर सी बात है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कमिटीज से बनी हुई है ना? कमिटीज, खूब सारी कमिटीज बनी हुई थी, बनाई गई मतलब। ठीक है, एक कमिटी को बोला गया कि तुम ड्राफ्टिंग कमिटी हो। ठीक है, तुम ड्राफ्टिंग कमिटी हो। हमने और दूसरे को बोला गया कि तुम फंडामेंटल राइट्स कमिटी हो। ठीक है, तीसरे को बोला गया कि तुम ऐसे ही तुम लॉज नहीं, तुम क्या कहते हैं, मिलिट्री को डेवलप करने वाली कमिटी हो। चौथे ऐसे, क्योंकि हमारा देश एकदम बच्चा था, वी वर जस्ट बेबी व्हेन वी वर बोर्न। ठीक है, 1947 में जब, तो हमें कमिटी इतना हमें सब कुछ डेवलप करना था, हमें संविधान भी लिखना था, हमें सबके मौलिक अधिकार की भी बात करनी थी, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस को भी डेवलप करना था, बहुत सारी चीजें हमको करनी थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कमिटीज और कमिटीज के मेंबर्स और कमिटीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कमिटीज जो हैं, कुछ मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज थी। ठीक है, तुम्हें सिर्फ कमिटीज के नाम याद रखने हैं। मैं जो हूं आपको अपने तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा, जो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, चलो आते हैं हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं। सबसे पहली कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। सबके सब अनम्यूट कर लो भाई खुद को, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, यूनियन पावर कमिटी, ये बताओ इलेक्शन के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना? Yes, sir. है ना? Jawaharlal Nehru. Yes, sir. Yes, sir. और जो पीएम क्या होता है? पीएम क्या होता है? जो यूनियन गवर्नमेंट जो बनाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन सरकार बनाई जाती है, उसका हेड होता है। तो यूनियन, तो तुम्हें इतना याद अब हो रहा है कि यूनियन से जवाहरलाल नेहरू इस कमिटी के क्या थे? हेड थे। ठीक है, Head थे. ठीक Yes, है, sir. चलो। स्टीयरिंग कमिटी, नेक्स्ट क्या है? स्टीयरिंग कमिटी, राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, राजेंद्र। ये सब नोट्स में थे ना Yes. कि नहीं थे? नोट्स में ये सब भेजे थे मेरे ख्याल से यार, थे कि नहीं थे? जल्दी बताओ, फिर मैं आज इसको मैं भिजवाऊंगा। हरेंद्र, ये नोट्स में थे कि नहीं थे? आई जस्ट वांट सिंपल लाइक आंसर फ्रॉम यू गाइस, सर है। है ना? ठीक है ना? Sir, चलो head ठीक है. है, Yes, ठीक है, sir. ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, चलो। स्टीयरिंग कमेटी, भाई राजेंद्र प्रसाद, इस भाई हमें इसको कैसे याद करना है ये बताओ। जब पापा लोग के साथ तुम कभी कार में घूमने जाते हो, तो घर का सबसे बड़ा कार चलाता है, कार की स्टीयरिंग, है ना? तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी कौन थी? स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। ठीक है, अब प्रोविंशियल कमेटी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सबके सब सुनो, सबके सबको मेरी आवाज आ रही है? आपको मैं बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी में बहुत पीवाईक्यूज छुपे हुए हैं। प्रोविंशियल कमेटी, और एक पीवाईक्यू अभी रिसेंटली आया था सीएपीएफ 2022 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एसवीपी। ठीक है, अब ये बताओ, स्मृति है क्लास में, सबके सब है क्लास में, सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं? Yes, sir. एनीवन? एनीवन?
जो है क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको कंबाइन करके मतलब जोड़ा था एक। मतलब इंडिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होने की Divided सोच था, रहा हाँ। था, डिवाइडेड था, सरदार वल्लभ भाई तो पटेल ने उनको जितनी भी हाँ यूनिट हाँ किया, यस उन्होंने यूनाइट यूनाइट किया, कराया। ठीक है। जो क्या कहते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के सिंबल थे वो हमारे देश के लिए, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, जो जितने भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, मतलब इंडिया बहुत सारे प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको जोड़ा, सबसे बात करी, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया, सब कुछ उन्होंने जो है गैदर किया, किसी को धमका के, तो कहीं पे मिलिट्री यूज करके, कहीं पे प्यार से, ठीक है, उन्होंने उसको जोड़ा, प्रोविंसेस को उन्होंने जोड़ा, सबको किया। तो अभी हम इसकी कहानी पे आ रहे हैं, और यहाँ पे पीवाईक्यू भी छुपा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहाँ पे हुआ था, ट्रेवनकोर में क्या हुआ था, सब चीजें हुआ था, अभी जस्ट अभी रिसेंट पीवाईक्यू है। तो पहले हम कमिटीज कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि प्रोविंशियल कमेटी, जो प्रोविंशियल कमेटी के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा, ठीक है, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये कौन थे भाई, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ऐसे याद करना कि उन्होंने देश को जोड़ के देश को मौलिक अधिकार भी दिए, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल के क्या तो अधिकार शायद होने चाहिए। आचार्य कृपलानी थे ना? कृपलानी नहीं थे, चलो आई चेक इट, ठीक है। अभी मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं बच्ची के, ठीक है, मैं नोट से ही वो कर रहा हूँ, बट इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आई जस्ट गो थ्रू इट। और नेक्स्ट कौन था, एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। एड हॉक कमिटी, ये सीडीएस में पूछा गया, एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। एड हॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद। इसको ऐसे याद करना कि जाहिर सी बात है, हम लोग जो हैं देश के फ्लैग से कोई छेड़छाड़, कोई मजाक मस्ती हम कर नहीं सकते थे, सो दैट इज व्हाई वी कुडंट टेक द रिस्क। तो इसलिए सबसे जो देश के हेड थे, उन्होंने ही हेड किया था इस कमिटी को। एंड किसने मुझसे कहा था कि इसका ये आचार्य वो कृपलानी है, एनीवन, किसने कहा था वो? मैंने श्रेयश्री। नहीं बेटा, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। इस कमिटी का पूरा नाम था एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। ये मैं एक पूरा टेबल है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसमें से देखो, जो कमिटीज, तुम्हें एक बात बताऊं, कमिटीज टोटल 20-25 कमिटीज थी, क्या तुम्हें सारे याद करने हैं? क्या नहीं, हमें कॉम्पिटिटिवली हमें इन सब चीजों को याद करना है। तो हमें जो है चीजों को देके चलना है कि जो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही, सिर्फ 5, 6, 7, सिर्फ यही 6-7 कमिटीज पेपर में पूछी गई है बार बार, ठीक है। सो एक छठी इंपॉर्टेंट कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द हाउस। ऑर्डर ऑफ द हाउस कमिटी। अभी अमन सब बोल रहे होंगे, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई। देखो ये सब जो है ना पेपर में आते हैं, और अभी मुझे पता है, देखो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से हम इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस को लेकर समझ रहे हैं, क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 7वीं कमिटी जो थी, ये लास्ट कमिटी है, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, की असेंबली कैसे फंक्शन करेगी, इसके कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। क्लियर है गाइस यहां तक सबको? ये 7 कमिटी याद है, नोट्स में मेरे ख्याल से सबको ये दी हुई है, अगर 1-2 कमिटी अगर रह गई होगी तो उसको ऐड कर लेना। अब आते हैं सबसे बड़ी कमिटी, उस कमिटी का नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज भाई बता दूं क्लियरली, एकदम वेरी वेरी क्लियरली, कि बाकी जो कमिटीज थी, तुम्हें सिर्फ वो कमिटीज पेपर में कैसे आते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग दे देंगे, या तो सिंपल स्ट्रेट क्रिकेट शॉट की तरह इस कमिटी का हेड कौन था, तो तुम्हें बस कमिटी और कमिटी का हेड तुम्हें याद करना है। ड्राफ्टिंग कमिटी एक ऐसी कमिटी की तुम्हें याद करना है कि कितने मेंबर्स थे और क्या था। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, सर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके मेंबर्स के क्या क्या नाम थे, नाम आपको इंपॉर्टेंट है,
एन गोपाल स्वामी अय्यनगर, ठीक है, AYANGGAR, ठीक है। दूसरे कौन थे? अल्लादी अल्लाह जी कृष्ण स्वामी कृष्ण अय्यर, स्वामी ठीक है। तीसरे कौन थे? KM मुंशी। के चौथे मुंशी कौन थे? सैयद 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 सादुल्लाह सादुल्लाह अली, ठीक है। चौथा एन माधवा एन माधवराव टीटी कृष्णा राव और नेक्स्ट टीटी 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 कृष्णमाचारी कृष्णा अय्यर, मसारी। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक हाँ बात सर। बताऊं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इनको रटना नहीं है, तुम्हें मतलब तुम्हें सॉरी सिर्फ कह रहा हूँ, तुम्हें इन्हें रटना ही नहीं है। बस इनको देखो, जो कमिटीज हैं और इनके जो नाम है, बस तुम इनको एक बारी ध्यान में दे दो। कोई तुमसे मुंह पे नहीं पूछेगा कि बताओ इन कमिटीज के क्या क्या मेंबर थे। तुम इनको देख लो, दिमाग में अपने आप तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। इतना तुमको पता चल गया कि इस कमिटी के जो मेंबर हैं बड़े अजीबोगरीब उनके नाम थे, अजीबोगरीब, हर एक बंदे का नाम अजीबोगरीब था। तो सीडीएस में सीधे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, और ऑप्शन में देगा जवाहरलाल नेहरू। तो तुम आराम से कर लोगे, ये याद रखना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, गोपाल स्वामी अय्यनगर, टीटी कृष्णचारी, के मुंशी, सैयद सादुल्लाह एंड माधवा राव। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस? बस सर। ठीक है, अब आते हैं भाई, चलो प्रिंसली स्टेट्स। देखो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, कितनी सीटें थी इनकी, याद है किसी को? सर 93 सीटें थी, 93 जो बाद में सर। कैंसिल हो गई थी। और यस सर यस 73 सर सीटें किसकी थी भाई? सर मुस्लिम लीग पार्टी की। हाँ, आराम से आराम से आराम से, तुम्हें ठीक है, सॉरी सर आराम मुस्लिम सॉरी लीग, सॉरी सर। इंडियन मुस्लिम लीग ठीक है, इंडियन मुस्लिम लीग जो है उसकी 73 सीटें थी। ये भी बाद में क्या हो गई थी, टोटल कैंसिल हो गई थी। क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, चलो अब प्रिंसली स्टेट्स की हम कहानी पे आते हैं। ये कहानी तुम्हें इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, ठीक है। कम से कम 93 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो नहीं जुड़ना चाह रही थी इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, याद रखना इस चीज को बार बार ही, और ये जो टॉपिक है एसएसबी में भी आता है, लेक्चरेट, हर एक एसएसबी में एक कार्ड जरूर है लेक्चरेट का, जिसमें क्या कहते हैं तुम्हारा ये जम्मू एंड कश्मीर का पत्ता है, नाम है या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो प्रिंसली स्टेट्स वालों, सॉरी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सोचा कि भाई देखो इंडिया ऑलरेडी इतने कल्चर्स और उसमें डिवाइडेड है, चलो किसी तरह हम एक कंट्री बन के साथ में रह रहे हैं, पर बीच में छोटी छोटी अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज होंगी, ठीक है। जैसे वेटिकन सिटी एक छोटी सी कंट्री है, किसमें किसमें है बताओ जरा? सर क्या क्वेश्चन है? वेटिकन सिटी कहाँ पे है और किस लिए फेमस है, और किस कंट्री के अंदर एक छोटी सी कंट्री है? सर वेटिकन सिटी का साइज 60 फुटबॉल कोर्ट्स के बराबर का है। हाँ, कौन है ये वैसे? श्रेयांशी? स्मृति। स्मृति, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सुना है तुमने पोप फ्रांसिस? यस सर। कैथोलिक चर्च, मतलब क्रिश्चियनिटी के जैसे, जैसे मुस्लिम्स में है ना उनका मुस्लिम्स Yes, का sir. हज, Yes, वैसे ही sir. वो क्रिश्चियंस का हज है सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम हिंदू का क्या है, अयोध्या राम मंदिर, वैसे ही वो उनका है। Yes. इटली में छोटा सा एक डॉट, इटली ये कंट्री है और यहाँ पे छोटा सा एक डॉट है, इसे क्या कहते हैं, ये कंट्री का नाम क्या है, वेटिकन सिटी। और इस वेटिकन सिटी के हेड कौन है? पोप फ्रांसिस। यहीं पे बड़े बड़े स्टार्स और सब वगैरह जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो इसी तरह हमने भी सोचा कि हमारी कंट्रीज में छोटे मोटे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, छोटे मोटे ऐसे कंट्रीज, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स होंगे, तो ऐसे क्या होगा कि इंडिया की जो इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी, उसको खतरा होगा, है ना, बेकार भी लगेगा। तो हमने क्या एक पर्चा निकाला, एक सरकारी दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हमने क्या था उसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ACCESSION। गाइस एसएसबी का पत्ता है ना, जो लेक्चरेट का पत्ता, उसमें ये टॉपिक आता है बहुत बार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये हमने क्या निकाला, हमने ये एक सरकारी दस्तावेज, हमने एक डॉक्यूमेंट निकाला
एक समझ लो एक ऐलान या फिर जो भी नहीं, जैसे राजदूत जो एक फरमान कैरी करते थे, तो एक हमने फरमान टाइप का निकाला, एक डॉक्यूमेंट निकाला और हमने ये जाके इन प्रिंसली स्टेट्स को जाके भेज दिया। हमने उसमें कहा कि देखिए, प्यार से लिखा, बहुत बहुत प्यार से हमने यूज़ किया कि हम बहुत प्यार से आपको कहते हैं कि आप जो है जितने भी आप इंडिया से, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप इंडिया से जुड़ जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और हम साथ में जुड़ेंगे तो हम आपको पावर देंगे, हम आपका एम्पायर जो है आपको सुरक्षित रहेगा, हम आपका एम्पायर लेंगे नहीं, मतलब इसीलिए आपका टाइटल हम लेंगे नहीं। आप खुद को जयपुर का राजा या मैसूर फोर्ट का राजा, मैसूर एसएसबी आप जाओगे ना एफकेट की, तो आपको पता चलेगा, एयरफोर्स की, सीडीएस की, कोई भी मैसूर में, तो वहाँ वहाँ पे मैसूर फोर्ट है, वहाँ का आज भी राजा है, जो वहाँ नहीं रहता, वो बस साल में एक बार ही आता है किसी एक इवेंट के लिए, वो रहता कहीं यूरोप साइड में। तो आप अब खुद को राजा का टाइटल आप दे सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पत्ता था, एक डॉक्यूमेंट था जो हमने निकाला, हमने इन प्रिंसली स्टेट्स को सबको जाके हमने बांट दिया, ठीक है। अब उनमें से मोस्टली मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने भी समझ लिया कि हाँ भाई इंडिया इतनी मिलिट्री वाली है, क्या पंगे ले, एक कोई मतलब भी मतलब नहीं है, हम जुड़ जाते इंडिया से, तो जुड़ गए। तो पहला पॉइंट, मणिपुर। मणिपुर was the first to join India through to sign the instrument of accession. क्लियर है इतना गाइस, दिमाग में Yes. बैठा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, हैदराबाद। नेक्स्ट वाली पे मैं आपको सोच रहा हूँ पूरी कहानी बता दूं। देखो एंड में जब सब कुछ जुड़ गया, यहाँ पे सबके सब है ना, क्लियर है यहाँ पे, अभी जम्मू एंड कश्मीर का तुमको पूरा सब हिसाब किताब समझ में आ जाएगा गाइस, सबके Yes, सब है भैया। यहाँ पे, क्लियर है, आगे बढ़ो, मेरी आवाज क्लियर है, ठीक है। चलो देखो, एंड में 3 हरामखोर बच गए थे, पार्डन मी फॉर माई वर्ड्स, यस सर। ठीक है। 3 प्रिंसली स्टेट एंड में बच गए थे और वो मान नहीं रहे थे कि हम इंडिया में जुड़ेंगे। पहला कौन सा, जम्मू एंड JNK. कश्मीर, ये क्या, हैदराबाद, Hyderabad. और यहाँ पे जूनागढ़, गुजरात में, जूनागढ़, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की मैं आपको बात बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, वहां के राजा थे कौन, महाराजा हरि सिंह, Hari Singh. महाराजा हरि सिंह वॉज द किंग ऑफ JNK। तो उन्होंने बोला, वो एकदम अड़े हुए थे अपनी बात पे कि हम ना इंडिया में जुड़ेंगे ना हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे। तो हम लोग उनको मना ही रहे थे, तब तक क्या किया कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया JNK को, और इतना पोर्शन उन्होंने तब तक, मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एडवांस करी थी उनकी आर्मी, एडवांस करी थी वो, जब तक यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने आगे क्रॉस किया, ठीक है। तो जब महाराजा हरि सिंह इंडिया पहुंचे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि ठीक है, मैं इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब सॉरी, एक मेरी कंडीशन है, एक ही कंडीशन पे कि यहाँ पे जो है आपको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर को, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, आर्टिकल 370 क्या देती है, ऑटोनोमी मतलब क्या होता है कि वहां की जो सरकार होगी ऑटोनोमस चलेगी, मतलब भले वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होगा, ठीक है, लेकिन अपना काम, अपना चीजें वो खुद से डिसाइड करेगी। जैसे कि मान लो तुम लोग हो, जैसे भाई मैं अपने पेरेंट्स के अंडर में हूँ, ठीक है, पर मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी होता है, मेरे को अगर शादी करनी है, मेरे को अगर कुछ भी करना है, तो मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लूंगा, मेरे को बाइक खरीदनी, मेरे को कार खरीदनी, मैं पेरेंट्स से परमिशन लूंगा बड़ी चीज के लिए, लेकिन रियल लाइफ नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। तो मेरे पास भी मेरे लिए खुद की क्या है, ऑटोनॉमी है। तो उसी तरह हमने JNK को दिया था, JNK जो है तब तक फिर उसने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। अब क्या हुआ कि जब तक पाकिस्तान जो है जितना एरिया जम्मू एंड कश्मीर में घुस
चुकी थी, ठीक है। उस एरिया को हमने क्या बोला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसको हमने क्या बोला, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब उस समय हम चाहते तो अटैक करके हम लोग ये एरिया वापस ले सकते थे। इंडियन आर्मी वॉज वेरी मच फुली केपेबल टू गेट दैट एरिया बैक, ठीक है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब अभी सुनते हो ना न्यूज़ में, ये सब हम लोग ले सकते थे। पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ चले गए, वो चले गए तुम्हारे उधर पे, किधर पे गए वो यूएन पहुंच गए। और यूएन पहुंच के उन्होंने, अब यूएन जब इसमें इंटरफेयर करने लगा तो उसने फिर बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये सब करेंगे, तब तक के लिए आप फायरिंग रोक दो। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सीज फायर, सीज फायर, सीज मतलब होता है रोकना और फायर मतलब फायरिंग को रोक दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला, यूएन का ऑर्डर आया कि सीज फायर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे अब ना यहाँ से गोली चलेगी ना यहाँ से गोली चलेगी, जो आर्मी जहां तक बैठी हुई है वो वहीं तक रुका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जब जब पाकिस्तान वहां से फायरिंग करता है तो तुम अखबार में सुनते हो कि पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन, सीज फायर इज अगेन वायलेटेड इन कश्मीर, या इस डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक जेएनके कैसे जुड़ा? हाँ यस क्लियर सर, है? यस सर। अगर एसएसबी में तुमसे पूछेगा कोई या कहीं पे तुम जाओगे तो तुम जेएनके की पूरी हिस्ट्री बता पाओगे अब, ठीक है ना, छोटी सी हिस्ट्री। और डिटेल में खुद से मैं तुम्हें अर्ज कर रहा हूँ कि खुद से और रिसर्च करना कि और डिटेल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे चीजें हुई थी। हैदराबाद में क्या हुआ था भाई, हैदराबाद के लोग जो है खुश नहीं थे वहां के निज़ाम से। वहां पे देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, अब देखो यहाँ पे जो पब्लिक थी, पब्लिक क्या थी, मुस्लिम थी और हिंदूज भी थे यहाँ पे। और यहाँ का जो रूलर था वो भी क्या था, वो तो प्योर मुस्लिम था, ठीक है। कौन था, निज़ाम, एक नंबर का भ्रष्ट था। उसने बोला कि वो इंडिया से नहीं जुड़ेगा, और वहाँ के लोगों पे वो कह रहा था वो, और जो निज़ाम था, जो भी हैदराबाद में उसके खिलाफ जो बॉर्डर था वो उसको मरवा दे रहा था। तो हमने सीधे क्या किया, अटैक कर दिया। किसी को इसकी कहानी भाई पता है, एनीवन हियर, जो नया स्टूडेंट हो, पता है यस या नो, जल्दी बोलो तो मैं फिर आगे भाई मैं बताऊं। आई गेस इसको घेर लिया था चारों तरफ से एंड एट द एंड हाँ हाँ, देखो अटैक तो करेंगे, बिल्कुल घेरेंगे ही हैं। देखो सर कहाँ, सर मतलब हाँ 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 चलो, यू आर वेरी राइट एकदम, तो ऐसा ही हुआ था। देखो हुआ ये कि ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के पीछे जो भी चीजें हो रही है, मणिपुर साइन कर रहा है, जेएनके साइन कर रहा है, हैदराबाद साइन कर रहा है, जूनागढ़ साइन कर रहा है, तो जितने भी ये सब थे इनके पीछे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी को पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाई और हैदराबाद में घुसा दिया, ठीक है। और जाके फिर हमने टेक ओवर कर लिया प्रॉपरली, हमने एनेक्स किया, हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कराया, हमने क्या किया, एनेक्स। इसका मतलब भाई पता है, फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना किसी रीजन को, इंग्लिश के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया किसी रीजन को, इस रीजन को, ठीक है गाइस, क्लियर है। हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करवाया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है हाँ यहाँ पे, यस ठीक है, सर, चलो चलो यस सर। ठीक है। अच्छा किसी के मन में सवाल नहीं आया कि क्या कहते हैं, पुलिस सॉरी आर्मी डायरेक्ट भेज देते पुलिस को, कि मतलब यूनिफॉर्म क्यों हमने भाई बनाई, इतना टाइम और पैसा क्यों वो वेस्ट किया? निजाम के यूनिफॉर्म उन्होंने भेजा था, मतलब वहां की पुलिस के उसमें भेजा था सर आई नहीं गेस। नहीं ऐसा नहीं है, देखो इंडियन आर्मी कैन नॉट यूज इट्स फोर्स अगेंस्ट देयर ओन सिटीजन्स। तुम्हें ये चीज पता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आई नो। कश्मीर के लिए हमने अलग से, देखो जहां जहां पे हमको ये करना पड़ता, देखो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कल को मैं ही यहाँ पे 4 लोगों का मर्डर कर दूं, तो मैं एक डेडली बंदा बन गया, मेरे को मारने के लिए पुलिस आएगी, आर्मी बगल में कैंट है, आर्मी क्यों नहीं मेरे को मार सकती? अगर आर्मी ने मारा तो इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्मी का वो कहते, मतलब कहेंगे कि आर्मी हमारी बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही है, और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, मतलब हमारे इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अगेंस्ट सवाल उठेंगे कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स नहीं है, आर्मी किसी पे भी अटैक कर देती है। ये सेम चीज हमने कहाँ से डिराइव किया है, यूएसए से किया है। तुम हमेशा सुनना यूएसए कभी भी, मतलब मुझे नहीं पता तुम लोग देखते हो कि नहीं, पर मैं बहुत मूवीज और वेब सीरीज देखता हूँ यूएसए बेस्ड, आर्मी बेस्ड, वर्ल्ड वॉर बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल दैट। तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि यूएस आर्मी नहीं कर पाई। ये एक बंदा था जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहा था, अमेरिकन था वो, उसके खिलाफ आर्मी को केस नहीं, आर्मी अटैक नहीं कर पाई क्योंकि कोर्ट ने आर्मी को तुरंत ऑर्डर दिया था कि यू कैन नॉट किल अ यूएस सिटीजन
इन अ यूएस सॉइल, ठीक है, ये चीजें थी। तो हमने ये था कि अब निज़ाम जो भी था, हम हमारे बंदे थे, अगर हम आर्मी वाले बंदे अगर हमने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया, बाय द वे तुम्हें मैं बता दूं, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, अभी भी भारत सरकार का यही स्टांस है कि हमने सिर्फ पुलिस भेजी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन रियल में सबको पता है कि क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट्रीज बाद में रिलीज हुई, बाद में सब कुछ दस्तावेज रिलीज हुए, तो पता चला कि आर्मी को इसलिए भेजा था क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए सवाल वो बन सकता था कि ये चीज़ें खराब हैं, इंडियन आर्मी बताओ किसी एक एम्पायर में घुस के उसको हटा दे रही है, ठीक है। तो इसलिए देखो, इसीलिए तुम्हें क्या लगता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब किसके लिए बनाया गया है? सीआरपीएफ का मेन काम क्या है? जो नक्सल्स हैं उनसे लड़ने के लिए। तुम लोग को एक बात पता है, यहीं पे एक मेरे दोस्त हैं, उसके पापा ब्रिगेडियर हैं एंड ही हैज सर्व्ड इन स्पेशल ऑपरेशंस, बहुत जगह पर उन्होंने काम वगैरह किया। वो ये बोलते हैं कि जो तुम्हारे नक्सल पता है ना, तुम्हें पता है ना छत्तीसगढ़ में जो बिहार वाला जो रीजन है जहाँ पे जो विद्रोह, नक्सल विद्रोह जो रहते हैं, या नागालैंड साइड में माओइस्ट कहते हैं, माओइस्ट जो बंदे हैं, वो कह रहे थे कि आर्मी चाहे तो एक दिन में नक्सल्स को उठा के फेंक सकती है, एकदम से पूरा हमेशा के लिए नक्सल फ्री कर सकती है, माओइस्ट फ्री कर सकती है, पर हम आज भी ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। खुलेआम आर्मी जाए, वो जाएगी तो खुलेआम, देखो होता है कि अरे आर्मी चलेगी अब तो अटैक होगा, मरेंगे वरेंगे। सीआरपीएफ क्या है? पुलिस रिजर्व है, काम ये भी आर्मी की तरह करती है, काम सब कुछ इनका वही है, लेकिन दिखाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि अरे हम पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि आर्मी इज ओनली मेंट फॉर वॉर, ये तुमको पता है ना, आर्मी इज नॉट मेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और हम जब भी कोई वायलेंस अगर करते हैं तो हम उसको किस चीज से छुपाते हैं, यार हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कश्मीर में भी हम क्या कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, विच आई सपोर्ट, विच इज रिक्वायर्ड, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं सीआरपीएफ के जरिए, और सीआरपीएफ को सपोर्ट दे रही है किसकी? आर्मी वगैरह, आतंकवादी वगैरह जो भी हैं, जो तुम्हारा अगर कोई पापा वगैरह अगर वहाँ पे पोस्टेड हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो देखना वहाँ पे जो सिटीज होती है ना, जो क्या कहते हैं, इस जिले में या इस डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के, वहाँ पे कभी भी आर्मी के बेसिस है, पर आर्मी कभी डिप्लॉयड नहीं होगी रोड पे, या डंडा वंडा मारते हुए जो भी वीडियो नहीं आती, पत्थरबाजी हो रही है, आर्मी उसमें बहुत लीस्ट इन्वॉल्व होती है जब तक टेररिज्म का नाम ना आ जाए। हम टेररिज्म का नाम ढूंढते हैं फिर आर्मी उसमें हो जाते हैं, ठीक है। जब आर्टिकल 370 हमने हटाया था तो हमने छूट मूट का टेररिज्म का हमने वो किया था, बहुत तगड़ा दिमाग था अमित शाह का, टेररिज्म का बहाना लिया और सीधे फिर आर्मी डिप्लॉय करवा दी, और सारे पॉलिटिशियंस को सबको डंडा मार मार के अंदर, आर्मी तो गन्स लेके पहुंच गई, तो हमने बहुत चालाकी से कर लिया था, ठीक है। चलो अब मेन क्या बचा भाई? मेन बचा हमारा क्या? जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था भाई? जो जूनागढ़ था, यहां की पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू थी, ठीक है। यहां का रूलर कौन था? मुस्लिम था। सबको मेरी आवाज दिख रही है ना? आवाज आ रही है ना? मतलब स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, पॉपुलेशन थी हिंदू, रूलर था क्या? मुस्लिम, मुस्लिम था रूलर। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग चलाया, उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्या कराते हैं? प्लेबिसाइट, या फिर इसका दूसरा नेम क्या है? रेफरेंडम। ये जब भी ये प्लेबिसाइट या रेफरेंडम आज भी बहुत सारी कंट्रीज में होता है, कुछ कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं फ्रांस के, ये आपस में रेफरेंडम कर दी देती हैं। तो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जो होता है, ये क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कि जो वहां की जनता है ना, जनता, हम उनसे डायरेक्टली पूछ ले भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इंडिया का पार्ट बनना है या जूनागढ़ में इस मुस्लिम रूलर के अंडर में ही तुम्हें रहना है, ठीक है। तो रेफरेंडम उनको मालूम था कि यहाँ पे देखो ये चीज वो प्लेबिसाइट चाहते तो हैदराबाद में भी करवा सकते थे, पर वहां पे दो बाधा थी, क्योंकि बहुत सारी वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो वो निजाम के साथ में रहते, और निजाम वहां का बहुत बदमाशी भी कर रहा था, अटैक वटैक भी कर रहा था, लोग मरवा रहा था जो उसके खिलाफ बोल रहे थे। तो हमने सोचा कि अब भाई इसको ले ही लेते हैं अब अंदर कान के नीचे बजा के, ठीक है। यहाँ पे हमने रेफरेंडम हमने करवा लिया कि हमको मालूम था वो पॉपुलेशन क्या हिंदू, ये इंडिया के ही सपोर्ट में आएगी, और ये इंडिया के सपोर्ट में आ गई, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे, अब यहाँ पे सीएपीएफ 2022 का सवाल है, और ये सीएपीएफ 2022 का भले ही सवाल है, पर सीडीएस में ये 2014 या 15 में आया हुआ है, ठीक है। प्लेबिसाइड या रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि जनता से डायरेक्टली पूछ लो, वोटिंग करा के, कि तुम्हें किसका पार्ट होना है। आज इसलिए जितने भी जो लिबरल्स, जो तुम्हारे सो कॉल्ड लिबरल्स, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं,
जो कहते होंगे, जो कहते हैं कि आर्मी को हटा देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर से एंड ऑल दैट, जो बहुत फालतू फालतू की बातें करते हैं, वो हमेशा ये भाई बोलेंगे एक चीज़ कि सीधे रेफरेंडम करा दो, किसे चाहिए कश्मीर, वहाँ के लोगों से पूछो उन्हें इंडिया का पार्ट बनना है कि पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये सारी बुलशिट बातें वो भाई करते हैं। तो CAPF 2022 में किसी के यहाँ पे कोई क्लास में विशाल वगैरह है क्या? कौन कौन है गाइस? किसी के पास CAPF 2022 का पेपर है क्या? विशाल नहीं है ना क्लास में? नो सर, नहीं है, नहीं है, नहीं। CAPF 2022 का अगर पेपर है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी में स्टार्ट हुआ था वो यही था सवाल कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे किसके? असेंबलीज के बारे में, कि वोटिंग कैसे हुई थी, वो सही थे और हमको बताना था कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। और गलत स्टेटमेंट में पता है क्या क्वेश्चन था? उसमें लिखा हुआ था कि ट्रैवनकोर बाय द वे केरला में एक जगह है, ठीक है। ट्रैवनकोर केरला में एक जगह है, वो भी एक प्रिंसली स्टेट थी। तो रियल में इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही इसने भी साइन किया था, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या आया, क्वेश्चन में क्या था कि ट्रैवनकोर को हमने रेफरेंडम के थ्रू जोड़ा था। तो ये एक गलत स्टेटमेंट था और बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं था, आधी ज्यादा जनता को मालूम नहीं था कि रेफरेंडम, प्लेबिसाइट वर्ड यूज किया था। तो प्लेबिसाइट उनको मालूम नहीं था कि प्लेबिसाइट क्या था। ट्रैवनकोर तो उनको फिर वो भी नहीं पता होगा। तो ये तुम लोग को क्या वो क्लियर हो गया कि हमने रेफरेंडम या प्लेबिसाइट मतलब जनता से पूछ के जिस प्रिंसी स्टेट को हमने ऐड किया है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? जूनागढ़। क्लियर है भाई? गाइस क्लियर है? Yes, सर, sir. यस सर, यस सर, यस सर। चलो ग्रेट। अब हम जो 20% जो हमारा था वो भी हमारा पूरा भाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब हम आते हैं क्या, प्रियम्बल पे। गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ अच्छा देता हूँ, ठीक ऑलराइट। बताओ, प्रैक्टिकल बुला लिया मेरे को, ठीक है गाइस। देख आप सबको देखे यहाँ पे ब्लैक, आई थिंक ब्लैक सूट करेगा, ठीक है गाइस। दिख रही स्क्रीन सबको मेरी? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। यस सर, यस सर। चलो अब प्रियम्बल की मैं तुम्हें 2-4 कहानी मैं तुम्हें भाई बता दूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, कोई भी किताब तुम खरीद के तुम लेके आते हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रीफेस, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट, कि इस किताब के बारे में क्या क्या है ना। बिल्कुल क्लियर है ना Yes, भाई? sir. है ना, ठीक है। चलो तुम प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है। चलो सपोज मैं मानता हूं अमन एक अमेरिकन लड़का है, ठीक है। अमन एक अमेरिकन गाय है, ठीक है। वो इंडिया आता है छुट्टी मनाने के लिए, या समझ लो उसका कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट है कि इंडिया के बारे में स्टडी करने के लिए या जो भी है। तो अमन को नहीं मालूम कि वो अमन को नहीं पता कि इंडिया की सरकार कैसे चलती है, इंडिया में कौन है प्रेसिडेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट होता है कि इंडिया एक मोनार्क है, एक राजा के अंडर में है। जैसे तुमको नहीं मालूम था कल तक कि कनाडा जो है यूके का एक पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया आज भी एक यूके का डोमिनेंट कंट्री है, उसका हेड जो है यूके की ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है। वैसे ही अमन को भी नहीं भाई अरे मालूम होगा, है ना। जाहिर सी देखो, तुम ये सब चीजें डिटेल में भाई पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड ऑल दैट। फॉरेन वाले तुम्हारे कंट्री के बारे में थोड़ी भाई डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मुझे कंट्री के बारे में जानना है कि इस कंट्री में ये कंट्री कैसी है, ये कंट्री सेकुलर है या सिर्फ एक धर्म को लेके चलती है या सारे धर्म को एक साथ लेके चलती है, ये कंट्री में इलेक्शन होते हैं या चाइना की तरह कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी सिस्टम है, या इस कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, या इसमें मोनार्क है कि नहीं है, मतलब ये एक राजा वाला कंट्री है कि नहीं है। तो ये इतना कौन भाई, इतनी मोटी किताब है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 18 दिन। दिन हमें लगा संविधान लिखने में।
कितना लंबा संविधान होगा। तो क्या अमन अमेरिका में अपनी तो कॉलेज की पढ़ाई कर नहीं पा रहा, यहाँ की पूरी संविधान पढ़ेगा जब उसको 2-4 दिन बस यहाँ पे छुट्टी भाई मनानी है। तो किसी को अगर आइडिया अगर लेना हो इंडिया की, तो नेट पे भी जाके वो गूगल करेगा ना कि प्रियम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो जितनी भी कंट्रीज है आप उनके प्रियम्बल आप गूगल सर्च करके आप पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रियम्बल होता क्या है। तो वही है, प्रियम्बल को हमने लिखा तो हमने क्या क्या लिखा, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब संविधान में जो जितनी भी मेन बातें हैं ना वो प्रियम्बल में भाई बताई गई है। ठीक है, अब देखो 3 केस हुए हैं, ये जो केसेस मैं तुमको बता रहा हूं ये 4 टाइम्स हैं PYQs, NDA CDS CPF कंबाइंड और स्टेट पीसीएस IAS पीसीएस, सब 3 केस हुए थे। कौन से? बेरुबरी केस। बेरुबरी केस, बेरुबरी केस में क्या बताया गया, अब देखो कुछ लोग थे, देखो हमारी सभा थी, बेरुबरी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे जिन्होंने केस फाइल किया था उन्होंने ये कहा कि आप बताइए बरखुरदार, सुप्रीम कोर्ट को भाई उन्होंने कहा जो पिटीशन फाइल करी थी कि हमने इतनी मेहनत करके इतना मोटा हमने किताब लिखी है संविधान की, और एक सिंपल सा एक प्रियम्बल है उसको अलग से बना के हमने ऐड किया है, प्रीफेस बना के, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहते हैं, ये तो गलत बात है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिना रिसर्च किए कि हाँ भाई प्रियम्बल को उन्होंने हटा दिया, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, बस एक चिपका रहेगा लेकिन एक संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो जो भी तुम कह रहे थे। सेकंड हुआ 12-15 साल बाद क्या, केशवानंदन भारती केस। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी काफी बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि देखो जिस तरीके से मैथ्स की किताब में उसका प्रीफेस, उसका टेबल ऑफ कंटेंट भी उसके पेजेस का पार्ट होता है ना, पेजेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रीफेस के उससे 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाते हैं, उसी तरह प्रियम्बल भी एक संविधान का हमारा पार्ट है, जो किसी को भी हमारे देश के बारे में बहुत जल्दी ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली बता देगा कि हमारा देश आउटलाइन कैसा है, हमारे देश की चीजें कैसी हैं। तो यहाँ पे प्रियम्बल को पार्ट वापस हमने बना लिया था। फिर तीसरा LIC केस हुआ 1997 या 1996 में या 1999 में हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। LIC केस हुआ, यहाँ पे भी बोला, यहाँ पे दोबारा अब जो जिनको चुल थी कि केशवानंदन भारती केस में कैसे प्रियम्बल को वापस से पार्ट बना दिया गया, वो उन्होंने वापस 1995 या 7 या 9 में जो भी उन्होंने केस किया दोबारा LIC केस, और उन्होंने उसमें भी भाई बताया गया कि प्रियम्बल जो है हमारे इसका संविधान का पार्ट है। तो पेपर में 4 बार यही पूछा गया घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कि प्रियम्बल को बेरुबरी केस में पार्ट बनाया था कि नहीं बनाया था, या केशवानंदन में भारती केस में केस बनाया था कि नहीं पार्ट बनाया था कि नहीं बनाया था, या इसमें भी पार्ट बनाया था कि नहीं बनाया था। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। जब टॉपिक में ऐसे पढ़ा लिया करूं, जब मैं पूछूं कि डाउट है किसी को या फिर नहीं है, तो तुरंत अनम्यूट करके भाई बोला करो सबके सब, नहीं है या है, नहीं है तो भाई नो भाई बोलो। एक बार LIC केस बता दीजिए। LIC केस देखो, अच्छा तुम लोग हाँ। ये सोच रहे हो ना, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तुम लोग ये सोच रहे हो कि बेरुबरी, केशवानंदन भारती, LIC मतलब क्या है इन सब केस का। देखो सुप्रीम कोर्ट ना तुम्हारी तरह सरकारी दफ्तर नहीं है कि जब मुंह उठा के गए एक केस लेके उसने पढ़ लिया सॉल्व कर लिया, नहीं, वो क्या करता है कि 4-5 केसेस को एक साथ लेता है, 1 2 3 4 5 ऐसे 4-5 केसेस एक साथ सुने जाते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट में बड़े जजेस वगैरह वहाँ पे होते हैं, इतना खाली टाइम नहीं होता। ठीक है, तो 4-5 केसेस लेके जाते हैं, और जैसे मान लो कि पहला केस बेरुबरी एक जगह है, अभी ये वेस्ट बंगाल साइड में नहीं, सॉरी ये है तुम्हारे बांग्लादेश में, एक बेरुबरी वेस्ट बंगाल और क्या कहते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये जगह आती है, तो बेरुबरी से रिलेटेड कोई केस रहा होगा सबसे पहला केस, तो उसी के नाम पे हम वो पूरा केस पढ़ लेते हैं, बाकी केसेस को भी हम उसी में कहते हैं कि इस बेरुबरी केस में प्रियम्बल पे ये जजमेंट सुनाई गई थी। तो रही बात LIC केस में क्या हुआ था, LIC केस में कुछ नहीं हुआ था, बेरुबरी केस में बोला गया कि संविधान का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, केशवानंदन भारती केस में बोला गया पार्ट है, हम खुश हो गए। तो जो लोग नाराज थे कि केशवानंदन भारती केस में कैसे बोल दिया गया कि ये प्रियम्बल का पार्ट है,
तो उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल किया, एलआईसी केस उस समय, मतलब पिटीशन फाइल किया। तो एलआईसी केस जो उस समय चल रहा था, तो उसी में हमने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि देखो केशव नंदन भारती केस में भी हमने कहा था उसकी प्रियम्बल पार्ट है, आज भी वही कहते हैं, हमारा स्टांस बदलेगा नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे अब डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है सबको ये चीज गाइस? यस सर। यस सर। ये यस हमने सर। कल ही पढ़ा था, आज भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो चीजें हैं कि हम सेकुलर होंगे, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। देखो पेपर में आता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, तुम्हें वो रटना नहीं है, दिमाग वहां एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, दिमाग में बस इतना भाई बना लो कि अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी कि हाँ देश सेकुलर होगा, गरीबों की हेल्प करेगा एंड ऑल दैट, डेमोक्रेसी को हम बढ़ावा देंगे, वुमेन को बढ़ावा देंगे, इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी होगी, हाँ बस हाँ। बस बस यस और सर। क्या, ठीक है, कपल फ्रेंडली ओयोज होंगे, ये सब अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, ठीक है। तो देखो डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकदम क्लियर है, ये बार बारी एफकेट एसएससी वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, हमारे संविधान में प्रियम्बल होना चाहिए, ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया यूएसए से, ये याद रखना भाई, कहां से लिया है हमने भाई, प्रियम्बल हमारे पास होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, कहां से लिया है हमने, यूएसए। से। क्लियर है? चलो ये चीज सीडीएस, आईएएस, सीएपीएफ, एनडीए में पूछी गई है। ये जो वर्ड्स है ना प्रियम्बल में, देखो प्रियम्बल में तुम्हें सच में बताऊं, प्रियम्बल हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक से एकमात्र पन्ने में इतनी सारी चीजें भाई बताई गई हैं, तो वो पूरे पन्ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर में वही बार बार ही पूछा गया है, ठीक है, कि ये इसका ऑर्डर, तो इसको याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था, एस क्यूब डी आर, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्लियर है सबको? इसका ऑर्डर सबको याद रहेगा। देखो डी और आर का तो तुम्हें याद रहेगा, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर में ये भी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि इन तीनों में कंफ्यूज कैसे नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन में कभी इसको ऊपर कर देंगे, कभी उसको ऊपर कर देंगे, कभी इसको नीचे कर देंगे, तो ये तुम्हें कंफ्यूजन नहीं लानी। मैं तुम लोग को ये चीज बताता हूँ कि इसको कैसे हमें इसको याद करना है। तुम लोग को एक चीज सबके सब कान खोल के सुन लो, प्रियम्बल जब बना था, जब नया नया बना था, जब छपा था, तब उसमें सोशलिस्ट भी नहीं था और सेकुलर भी वर्ड एडेड नहीं था, सिर्फ ये तीन वर्ड थे। कौन से? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, हमने किया 1942, ये भगवान, ये क्या मैंने बोल दिया, 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, हमने अमेंडमेंट किया और हमने तीन वर्ड्स जोड़े। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, सॉरी रिपब्लिक। रिपब्लिक भी नहीं यार, करे ये भी सब फ्लो में मैं भी क्या बता रहा हूँ, इंटेग्रिटी, सीडीएस 2020 क्वेश्चन आया था पेपर में, साफ बैठा हुआ था, दिया गया था कि 42nd अमेंडमेंट से हमने कौन कौन से वर्ड्स जोड़े हैं। तो ये पहले 1 था, 2 था, ये 3 था, तो ऑप्शन में था 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, ठीक है, ये 1, 2 and 3 तीनों ओनली है ना, बोले सॉरी 1, 2 and 3 ऑल। तो तुम्हें पता है मोस्टली जनता ने यहाँ पे इंटेग्रिटी वर्ड उन्होंने नहीं सुना था, 90% जो जनता है वो 1 and 2 ओनली मार के आई थी, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, इंटेग्रिटी को भूल ही गई थी। तो ये चीज सब नोट्स में दिया हुए हैं, सब मेरे नोट्स में प्रॉपर्ली, पीपीटी में भी तुमको मिल जाएगा कि सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये हमने वर्ड 42nd अमेंडमेंट
यानी 42वीं बार जब हमने अमेंडमेंट किया संविधान में, तब हमने जोड़ा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक गाइस? हाँ सर। फिर ठीक है, देखो अब मैं तुम लोग को बहुत, जैसे बाकी सब यहाँ पे नए हैं तो उनको मेरे ख्याल से ये नहीं पता होगा कि अमेंडमेंट क्या होता है। देखो संविधान बन के रेडी हो गया है ना, रेडी हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है ना, कोई परफेक्ट है क्या? ना मैं परफेक्ट हूँ, ना तुम परफेक्ट हो, ना हमारे संविधान बनाने वाले परफेक्ट है, ना हमारा संविधान उस समय परफेक्ट था। तो हमको मालूम है कि इसमें अमेंडमेंट करना, कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे, टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ देश को भी बदलना पड़ेगा। तो उस चेंज के मतलब जो चेंज है, अमेंडमेंट की हम जगह बनाए रखें। हमने क्या किया? आर्टिकल 368, किसकी बात करी? आर्टिकल 368 के तहत हमने ये लिखा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट में बिल पास करके, कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके कोई भी हम चेंज ला सकते हैं। किसमें? संविधान में। ठीक है, क्लियर है गाइस? ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है। अमन, देवांश, यस हरेंद्र, सर। हरेंद्र कहाँ है? सो गया क्या? नहीं भैया। सर है। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। तो आर्टिकल 368 के तहत हमने क्या बनाए रखा? हमने आर्टिकल 368 हमने एक आर्टिकल अलग से रखा। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि अगर अगर सरकार चाहे तो जो हमारा संविधान जो लिखा गया है उसको अपने मुताबिक चेंज कर सकता है, बस पार्लियामेंट में उनको एक बिल पास करना पड़ेगा। उस बिल में जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अगर संविधान को चेंज करने के लिए अगर कोई आर्टिकल बना है तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 368। सबको याद रहेगा ये 368? वेरी गुड, ठीक है। यस सर। तो yes. वही है कि हम अब 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, है ना, ठीक है। 1950 को हमारा संविधान हमने अडॉप्ट और इनैक्ट कर लिया था, लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हमको मिलते गए। तो 1976 तक हमने 42nd टाइम हमने अमेंडमेंट कर लिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने 3 वर्ड जोड़े: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। क्लियर है गाइस? सर सबको? स्मृति, यस सर। कोई डाउट है भाई किसी को यहाँ पे? सब भाई कितने लोग थे क्लास में? अभी सबके सब चुप हैं, सिर्फ 2 ही लोग बोल रहे हैं। सबको क्लियर है? यस और नो? भाई को यस सर, यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता देना। क्या क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें सोशल असेंबली कहाँ से? असेंबली का काम हो गया भाई। 42nd अमेंडमेंट। सुनो सुनो अच्छा सुनो भाई। सुनो 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 भाई, अच्छा बात तुमने भाई पूछ लिया, वेरी गुड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा, अमेंडमेंट, असेंबली बन Amendment. गई, काम भी कर दिया 1950 में। वो लास्ट मीटिंग भी 1949 में करके चली गई भाई। असेंबली नहीं है, सीए मैं शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं असेंबली को, मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मैं सीए बोल रहा था, अभी अमेंडमेंट को सीए कह रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना हमें ये कहते हैं वो ये वो था, ठीक है। यानी ये हम मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसे तो नहीं 42nd टाइम हो गया था, मतलब 42वीं बार हमने जब अमेंडमेंट किया तो हमने ये चेंज हम लेके आए थे। क्लियर है गाइस? यस सर। स्मृति, श्रेयांशी, जो भी थे क्लास में, अनन्या, क्लियर है भाई? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। 10 बारी आईएएस में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है। ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये प्रियम्बल छोटे सा पन्ना, इसमें क्या ही भाई पूछेंगे। नॉट जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल, ये सुनो, ये लक्ष्मीकांत में एकदम अलग से बोल्ड फॉर्म में लिखा हो गया है और पेपर में 10 बारी पीवाईक्यू है, ये सीडीएस आईएएस का पीसीएस का भी। नॉट इन्फोर्सिएबल और नॉट जस्टिशिएबल मतलब क्या है कि जो प्रियम्बल है आपका, आप उसके बेसिस पे, जैसे मान लो प्रियम्बल में क्या लिखा है? सेकुलर, हमने वो सेकुलर लिखा है, ठीक है। लेकिन हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए ना, सीएए हमने पास किया ना,
बिल्कुल ना, हमने ये काम किया ना, तो इसमें हमने हमारा क्या था, सीएबी में क्या था, सिर्फ हम मुस्लिम्स को छोड़ के जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट, सिख्स और हिंदूज, उनको हम इंडिया में क्या देंगे, पनाह देंगे। इंडिया में हम उनको सिटीजनशिप हम उनको फ्री दे देंगे, ठीक है। तो अब तो तुम बोलोगे कि भाई देश हमारा क्या है, सेकुलर है, यहाँ पे तो प्रियम्बल में लिखा है सेकुलर है, तो फिर ये तो सरकार ने यहाँ पे फॉलो किया नहीं, तो हम जो है जस्टिस डिमांड करने चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, या कोर्ट में जाके हम केस कर देंगे कि ये तो गलत किया उन्होंने, ये हमको नहीं करना, उनको नहीं करना चाहिए था सरकार को। तो ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी हैं, ये बस इंडिया के बारे में ऊपर ऊपर से बताता है, इसके बेसिस पे यू कैन नॉट गो एंड फाइंड जस्टिस। क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर Yes, प्रियम्बल sir. मतलब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में अगर मैं इस चीज को मैं अगर बताऊं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रियम्बल में जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, अगर वो फॉलो नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि तुम जाके नारा लगाओगे कि अरे प्रियम्बल में तो कहा था कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, तो हम क्यों गौरव अडानी को पोर्ट दे रहे हैं, हम अंबानी हम अमीरों की बात क्यों करते हैं हमेशा, ठीक है। ये तुम नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज हमारे पूरे संविधान में, सिर्फ एक ही चीज तुम्हारी क्या है, नॉट जस्टिशिएबल, सॉरी तुम्हारी जस्टिशिएबल है और इन्फोर्सिएबल भी है, वो है तुम्हारा क्या, फंडामेंटल राइट्स। ये तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और कोई छीनेगा तब तुम जाके जस्टिस डिमांड कर सकते हो। तो ये क्लियर है सबको? नॉट इनफोर्सिबल मतलब क्या है, कोर्ट में जाके तुम ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल के बेसिस पे तुम जस्टिस नहीं तुम मांग सकते, कि अगर तुम्हारे साथ अगर सरकार कुछ कर रही है, मतलब दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, नॉट इनफोर्सिबल या नॉट जस्टिसेबल। इनफोर्सिबल मतलब कोर्ट इसको फोर्सफुली, अगर तुमने बोला कि बताओ यहाँ पे सीएबी और सीएए पे सरकार ने प्रियम्बल में लिखा है कि हम लोग हम सेकुलर हैं, पर हमने मुस्लिम्स को तो बॉयकॉट कर दिया यहाँ पे, तो तुम सरकार इन्फोर्स नहीं कर सकती इस बात को कि नहीं नहीं तुम सेकुलर बनो, तुम यहाँ पे तुम्हें करना है तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये चीज आई होप सबको क्लियर हो, मतलब हो गई होगी यहाँ पे गाइस। हाँ, क्लियर है? हरेंद्र, यस सर। अमन, Sir. Yes, sir. देवांश का आज क्लास क्लास में क्यों क्लियर नहीं है? है। पता नहीं भैया, चलो बात कोई ही नहीं। नहीं करी। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको जरा बता दूं ये सोवरेन का मतलब क्या होता है। देखो सोवरेन मतलब होता है क्या, सर किसी भी कंट्री का, हाँ यस हाँ, सर, फुली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया समाजवाद। किसी और कंट्री के अंडर नहीं रहेगा, हाँ, एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी। ये सोवरेन कहता है। सोशलिस्ट क्या कहता है, इसका मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑफ ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है डीपीएसपी का। समाजवाद मतलब ये एक पार्ट है, बिल्कुल वेरी गुड, ये जिसने भी कहा आंसर एकदम सही है। समाजवाद मतलब तुम एक समाज को एक साथ लेके चलो। अब समाज में गरीब भी तो हैं, अमीर तो है ही, तो अमीर तो चलो भैया अपना देख रेख करना है, गरीब ये गरीब को भी तुम यस साथ सर, लेके चलो। समाजवाद सोशलिस्ट ये कहता है। अच्छा देख लो, एक चीज सबके सब कान खोल के सुन लो, यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे पत्थर की वो लकीर नहीं है। मतलब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यानी कि 100% सच नहीं है, 100% एक्यूरेट या फॉलो नहीं करती सरकार। यानी कि अगर सरकार कहती है कि सरकार क्या है, समाजवाद है, सोशलिस्ट है, तो क्या वो सच में 100% समाजवाद बन सकती है? नहीं बन नो सर, सकती। सबको साथ समाज, लेके नहीं चल सकते। हाँ अगर हम सबको साथ लेके, देखो मेन बात ये है कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम सोशलिस्ट जितने भी यहाँ पे जे आर्ट्स वाले हैं, अगर सोशोलॉजी अगर पढ़ी होगी, तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट का उसको क्या कहते हैं, उसको फादर कहते हैं, नहीं ऑगस्टे कॉम्टे को कहते हैं फादर ऑफ सोशोलॉजी, और जिसने सोशोलॉजी टर्म कॉइन की थी। पर कार्ल मार्क्स ने काफी सोशोलॉजी को, सोशलिज्म को आगे एक्सपैंड किया था, तो उसी के बिहाफ पे करते हैं। वो सीधे बोलता था कि सबकी सैलरी बराबर कर दो, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसको बोलो कि अपना धन जाके गरीबों में बांट दें, सबको बराबर इक्वली कर दे। तो अगर मैं तुम सब अगर बराबर अगर हो जाएंगे, तो हम सभी क्या बन जाएंगे, मोदी जी बन जाएंगे। तो तुम काम करोगे, तुम पढ़ाई करोगे। अमन इतनी पढ़ाई किस लिए भाई, किस लिए कर रहा है, ताकि दहेज मिल सके उसको, है ना, सीडीएस क्वालिफाई करके सब कुछ करे, दहेज मिल सके, दहेज के लिए सिर्फ कर रहा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको डिफेंस में से कोई मतलब नहीं है, सीधे ये है कि सीडीएस बनते ही, सीडीएस निकालते ही 2 स्टार लगे कंधे पे, और 40 लाख का दाम अमन का सेट। एक
फिक्स फॉर्च्यूनर चाहिए वो या फिर डिजायर कुछ साथ में ले लेगा, ठीक है। खैर, तो अगर सब कुछ अगर सेम अगर हो जाएंगे तो फिर दहेज लेने का किसी को मन करेगा ही नहीं। मतलब देखो, जोक्स अपार्ट, वी कैन नॉट बी, ये सब आइडियल चीजें हैं जिनको हम 100% फॉलो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये चीजें क्या है, नॉट जस्टिसेबल एंड नॉट इन्फोर्सेबल है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवाद। इसका उल्टा क्या होता है, कैपिटलिस्ट। बहुत सारी कंट्री हैं जो खुद को सीधे कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं, मतलब उनका मतलब एक ही वो मकसद होता है, एक ही फंडा होता है, हमें अमीर बनना है, हमें प्रॉफिट कमाना है। सरकार का खुद मतलब सरकार खुद को कहती है कि हम कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, हमको सीधे कैपिटल चाहिए, हमको कैपिटल बढ़ाना है, लगाना है, सीधे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगी। सोशलिज्म में क्या, देखो वही है कि हम सोशलिस्ट हैं तो हम कभी कभी कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं, है ना। सरकार सीधे स्कीम निकालती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। सेकुलर मतलब क्या होता है भाई, सर एनीवन किसी हियर? एक रिलीजन को फॉलो करना है ऐसा? अरे उल्टा बोल दिया तुमने। सारे अरे सर, सारे अच्छा सारे रिलीजन को फॉलो करना, हाँ अब मैं सारे तुमको बताता रिलीजन हूँ, को अब तुमको बताता फॉलो हूँ, करना, हाँ। सेकुलरिज्म मतलब होता है फॉलो नहीं करना, तुम लोग आधे ज्यादा सही भी हो और आधे ज्यादा गलत भी रिस्पेक्ट हो, देना, रिस्पेक्ट क्योंकि देना। नहीं, सुन लो मित्र, इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, दूसरा नेगेटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। पॉजिटिव जो सेकुलरिज्म होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी, मैं अगर सरकार हूं, मैं अगर कंट्री का, अगर गवर्नमेंट का अगर मैं हेड हूं, तो जितने भी धर्म मेरे देश में हैं वो सब एक समान, एक बराबर चल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब यही होता है कि जितने भी धर्म है हमारे देश में वो सब एक समान है, एक तरह है, हम उनको इक्वल दर्जा देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और इंडिया इसका क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेकुलरिज्म मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देना। सेकुलरिज्म होता है सारे धर्म को बराबर लेके चलना, ओके ओके सर। ये होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब। नेगेटिव जो सेकुलरिज्म होती है, इसका वो एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, फ्रांस। फ्रांस पेपर में पूछा गया है, नेगेटिव हाँ सेकुलरिज्म क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, फ्रांस। नेगेटिव जो सेकुलरिज्म होती है वो ये कहती है कि हमारे लिए कोई धर्म ही नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम कोई धर्म मानते ही नहीं है। इसीलिए फ्रांस के, अगर आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या सिख हो या इंडियन हो, जो भी हो, अगर आपको फ्रांस की सरकार में अगर आपको काम करना है, अगर आपको फ्रांस की गवर्नमेंट में अगर आपको काम करना है, तो आप पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख हो, आप क्रिश्चियन क्रॉस नहीं पहन सकते, आप टीका लाके नहीं जा सकते, ठीक है। आप जो भी चीजें हैं जो आपको किसी भी जो सिंबल है, जो रिलीजियस सिंबल से आपको जोड़ती है, आपका अटायर या आपके कोई भी कड़ा वड़ा, शक्तिमान का दिया हुआ कड़ा, ये सब तुम नहीं पहन सकते। क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. सेकुलरिज्म का मतलब होता है सारे धर्म को एक साथ लेके चलना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है क्या, थियोक्रेटिक। क्या होता है इसका ऑपोजिट, Theocratic. थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक मतलब वो कंट्रीज जो खुल के कहती हैं हमारा एक ही धर्म है, और ऐसी धर्म वाली कंट्रीज बहुत सारी हैं। कौन सी, इस्लामिक कंट्रीज हैं, है ना। इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं वो सब खुद को थियोक्रेटिक कंट्रीज कहती हैं। एग्जाम्पल, सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से इससे बेटर मैं नहीं दे सकता। पाकिस्तान क्या है, एक थियोक्रेटिक कंट्री है। Theocratic ये country. खुल के मतलब कहती है, देखो खुल के तो हमारी सरकार कहती नहीं है, पर हमारी वो सरकार हिंदुओं को बढ़ावा देती है, ठीक है। यस खुद सर। को हिंदू भाई मान के चलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें पता है इनडायरेक्टली, अखबार वगैरह तुम पढ़ते हो तो तुमको भाई पता होगा, न्यूज वगैरह देखते हो, ठीक है। तो हम भी, हमारी जो मोदी जी हैं, इनॉग्रेशन अगर करते हैं, देखो कायदे से मैं तुम्हें बताऊं, अभी क्या कहते हैं, ओवैसी ने जब सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति जब हमने इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे, दिल्ली में, जो इंडिया गेट के थोड़ा सामने, तो मोदी जी ने वहाँ पे कथा पूजा कराई थी। तो इसके खिलाफ जो ओवैसी है
उसने ये क्वेश्चन रेज किया पार्लियामेंट में कि इनको इसको किसने अधिकार दिया कि ये हिंदू धर्म से पूजा पाठ कराए, है ना, जो कि एकदम उसकी बात एकदम वैलिड थी। हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है, हम सारे धर्म को बराबर लेके चलते हैं, वो अलग बात है, पर सरकार का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो मोदी जी ने वो कैसे किया? तो चलो हम इनडायरेक्टली चीजों को कर रहे हैं, पर पाकिस्तान खुद को ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर अपने प्रियम्बल में भी खुद को क्या कहता है? एक थियोक्रेटिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। और डेमोक्रेटिक का मतलब सबको भाई पता है कि इलेक्शन होना, है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? एनीवन गेस मारो भाई, मेरे को गेस मारो तुम लोग, मारो गेस, मारिए भाई, गेस मारिए। रिपब्लिक क्या होता है बताओ? हरेंद्र, अमन, मेरे कुछ तो बोलो, सांप सूंघ गया। सर जो मतलब वोट के थ्रू मतलब किसी लीडर को इलेक्ट करने के लिए। एनीवन? श्रेयांशी, स्मृति, फागुनी भी हो क्लास में? गवर्नमेंट इलेक्टेड, हाँ हाँ, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, सो वी बाय द द पीपल, पीपल यस जो सर। फॉलो होता है। तो ये तो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेसी होती है। मैं रिपब्लिक का मतलब मैं पूछ रहा हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सरकार है वो उसको लोग चुन के आए। अच्छा सुनो, सबके सब सुनो, सीडीएस में एक पीवाईक्यू था, सीडीएस 2016 सेकंड का पीवाईक्यू क्या था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपनी पावर कहाँ से लेता है, और 3 ऑप्शन ऐसे ऐसे थे कि प्रेसिडेंट से या इधर से या उधर से। आंसर उसका था पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये जब भी क्वेश्चन आए ना ऐसा कुछ, पीपल ऑफ इंडिया अगर कहीं से आ जाए कि हम सबसे ज़्यादा पावर इंडिया किसके पास है, इंडिया में या सरकार के पास किसके पास सबसे ज़्यादा मतलब भाई पावर है, तो पीपल ऑफ इंडिया के पास पावर है। ये याद रखना, कंबाइंड जो भी आए, ठीक है। बताओ रिपब्लिक का मतलब, श्रेयांशी उसमें बताइए। वो टर्म आता है ना, वी द पीपल फॉर द पीपल फ्रॉम द पीपल वाला। हाँ हाँ, ये डेमोक्रेसी में आता है, वी द पीपल। जहाँ पे कोई इलेक्टेड लीडर प्रेसिडेंट हो। जहाँ पे, देखो तुमने आधा सही बोला, अब सबके सब ध्यान देना, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, रिप्रेजेंटेटिव सर, रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ वीडियो को। इलेक्टेड पीपल। देखो देखो, जो रिपब्लिक मतलब होता है, इसका मतलब सीधे एक लाइन होती है, द हाईएस्ट हेड या हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि कौन है हमारे हमारे यहाँ पे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। कम्स थ्रू एन इलेक्शन। क्लियर है भाई? सबसे हाईएस्ट बंदा, हाईएस्ट हेड जो होगा वो क्या होगा? इलेक्शन के थ्रू आएगा। सीडीएस 2016 में जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा था, उसके नीचे एक और क्वेश्चन आया था, सेम ये क्वेश्चन था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन था रिपब्लिक का मतलब क्या नहीं होता, ऐसा करके कुछ था। पाथफाइंडर या तुम्हें दिशा में भाई मिल जाएगा, वो पीवाईक्यू 2016 का सर्च करना। यानी कि हेरिडिटरी, ऑप्शन में था हेरिडिटरी प्रोसेस के थ्रू ना आए। मतलब हेरिडिटरी मतलब क्या? मैं हूं प्रेसिडेंट, मेरा बेटा कल को होगा या मेरा बेटी होगी, मैं उसको बोलूंगा कि अब ये मेरी बेटी है तो ये नेक्स्ट हमारी प्रेसिडेंट बनेगी, तो ऐसा कुछ ना हो। तो सर रिपब्लिक का मतलब नेपोटिज्म। वो अलग चीज है भाई। और जो नेपोटिज्म है वो एक नेसेसरी इविल है। मतलब हम चाहे कितना भी कर लें, एंड में हम सब करेंगे, ठीक है। तुम अगर एसएसबी में एक असेसर अगर बनते हो, तुम्हारा अगर कोई बेटा अगर पहुंचेगा तो तुम उसके लिए जोश जाश लगाओगे, जैक वगैरह जो तुम लगाओगे, ठीक है। तो ये चलो, ये डिबेटेबल है। नेपोटिज्म एक अलग चीज है। जो टॉप मोस्ट हेड है, बाकी से मतलब नहीं है, पीएम वीएम उससे मतलब नहीं है। जो टॉप मोस्ट हेड है वो एक इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होना चाहिए, जो जिसमें जनता चूज करे, जो भी है जनता चूज, डायरेक्ट इलेक्शन हो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, वो सब डिपेंड करता है। तो इसीलिए इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ, क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो ठीक है। अब चाइना में तुमको एक कंसेप्ट तुमने चाइना में ये चीज तुमको भाई पता है
कि वहां पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सिंगल एक पार्टी जो है वही इलेक्शन लड़ती है, वही इलेक्शन जीतती है। वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं। ठीक है। वहां पे क्या करता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आपस में ही चार पांच लड़के, जैसे मान लो मैं चार पांच मेरे दोस्त हैं, हम ये डिफेंस ऑफिस ला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, हम आपस में इसको बना दे कि आज से तू हेड है, आज से तू हेड है। आपस में ही वो लोग एक बंदे को हेड बना देते हैं, नाम भर का इलेक्शन करके। तो वो खुद को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। अब भले रियलिटी में जो भी चीज़ें क्या हो, पर हम ऑन पेपर्स, हम ऑन डॉक्यूमेंट जाएंगे, तो ऑन डॉक्यूमेंट चाइना का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ पीपल्स, रिपब्लिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑफ मैं अभी अभी के अभी तुम लोग को टॉफी दूंगा, ऑनलाइन टॉफी दूंगा, अगर मेरे को कोई आंसर, एक मेरा आंसर भाई साहब कोई बताएगा बिना बिना गूगल के तुरंत। तो चाइना का नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑफ चाइना। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूसरा नाम क्या है? तुरंत 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 गूगल नहीं, गूगल नहीं, कर लिया देखो हरेन ने कर लिया। बताओ भाई, श्रेयांशी बताइए। क्या कहते हैं, फागुनी भी है क्लास में, और यस सर। बाकी लोग भी हैं क्लास में, बताइए। ये नाम है किसका, ताइवान का। मैप में ना, या गूगल करना, तो तुम्हें ताइवान की जगह रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ आएगा। क्लियर है गाइस? हाँ। तो तुम्हें जो रिपब्लिक वर्ड का भी मतलब क्लियर हो गया? क्लियर है सबको भाई? गाइस आगे बढ़े हम लोग कि नहीं? यस सर, आगे। ठीक है, गुड। यस। अब देखो, कुछ चीज़ों की बात करता है हमारा क्या, ये प्रेम्बल। ये बात करता है जस्टिस का। ये बार बार CDS CAPF में आया है क्वेश्चन, याद याद रखना, मैं तुमको पहले से भाई मैं बता दूं। जस्टिस जो है 3 टाइप्स की होती है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। क्लियर है? ये हाँ। जो इन तीनों की बात करे, वो कौन है? वो कौन है? प्रियम्बल। जो इन तीनों जो जजेस की बात करे, वो कौन है भाई? प्रियम्बल। प्रियम्बल। और जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस की बात करे, वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और जो, ये सब नोट्स में मिलेंगे, डोंट वरी, सिर्फ और सिर्फ इन दो जस्टिस की बात करें, सोशल और इकोनॉमिकल की, वो कौन है? DPSP। तो जब हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, DPSP जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या कहते हैं, जो टॉपिक होगा हमारा, तब तुम समझ जाओगे कि क्यों फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, और क्यों DPSP में सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात होती है। तो ये तुमको क्लियर है गाइस? अब से क्लियर रहेगा दिमाग में? सर डीपीएसपी क्या है? नो किसने कहा, पूछो। DPSP में मैं सर बताऊंगा, वो मैं भाई बताऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो अभी बात का कॉन्सेप्ट है। नो किसने भाई कहा, बताओ, पूछो। कौन था? कोई नहीं, सर किसी ने नहीं कहा। दूसरा किसी ने कहा, ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रियम्बल जो है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। IAS में एक बार ही पूछा गया था कि कितनी टाइप की लिबर्टी है हमारे पास। देखो इतना बढ़िया। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। सिंपल सा, ये तुम्हारा ये भी क्लियर हो गया। लिबर्टी हमारी ये 4-5 टाइप की है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और जो फ्रेटर्निटी होती है, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा? भाईचारा। क्लियर है? हाँ। यस सर यस यस। सर। ओके, गिव मी अ सेकंड। यस। हम्म
ठीक, हाँ कहाँ थे हम? तो इस पे सबको क्लियर हो गया भाई? ये Yes, सारे sir. देखो, इसमें तुम्हें टू बी ऑनेस्ट वेरी फ्रैंकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जस्टिस वर्ड पे ध्यान दो। जस्टिस तीन तीन प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा कुछ भी होगा अगर ऑप्शन में तो वो गलत होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो Hmm. पॉइंट्स टू रिमेंबर। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी later added by 42nd amendment 1976। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में ये पूछा गया है कि जस्टिस वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। ये देखो नोट्स भी तुम एकदम ऐसे ही बनाना, ठीक है? नोट्स भी मैं तुमको जो भेजूंगा वो एकदम डायरेक्टली ऐसे ही बनाना। जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। रशिया से हमने क्या डिराइव किया है? जस्टिस। और रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो है, ऐसे वर्ड्स हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। क्लियर है गाइस? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? तो जस्टिस डिराइव्ड फ्रॉम रशिया। हाँ, पेपर में सीधे पूछा गया कि जस्टिस वर्ड प्रियम्बल में हमने कहाँ से डिराइव किया है, तो आंसर उसका क्या था? रशियन रेवोल्यूशन का। क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ ठीक है। 3 केसेस थे। बेरुबरी केस में क्या कहा गया? तो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदन भारती केस में क्या क्या? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज प्रियम्बल में कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वो चीज ये कही गई थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड। देखो केशवानंदन भारती केस में प्रियम्बल तो हमने डिस्कस किया था। देखो तुम ये वर्ड तुम बार बार सुनोगे, अभी आगे पढ़ोगे जब तुम सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो भी तुम ये वर्ड सुनोगे, केशवानंदन भारती केस तब भी आएगा। तो हमने प्रियम्बल तो हमने उसमें डिस्कस किया था, पर हमने 2-4 चीजें और डिस्कस की थी। हमने किया था कि बेसिक प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को हम चेंज कर सकते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल सबके सब सुन लेना, ये नोट्स में है कि नहीं है? इसमें नहीं है, लेकिन पीपीटी में नहीं है, लेकिन नोट्स में, ठीक है? प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हम उसका अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या है? जो तुमने पढ़ा था ना, S³ ये क्या है? प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये अमेंड नहीं हो सकता। क्लियर है? अमन? हाँ ठीक है। यस सर, यस सर, यस। तो फागुनी मुझे बताओ कि अगर कल को मोदी जी चाहें प्रियम्बल को अमेंड करना, तो क्या वो कर सकते हैं? Preamble. Yes, sir. But basic structure change नहीं होगा उसका. हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सीधे बोल हाँ. दूं कि भाई मेरे कमरे में तुम्हें आके रहना है, रह लो, लेकिन सामान यहाँ से वहाँ, मतलब जो मान लो मेरा लैपटॉप है इसको मत छूना, कुछ कुछ सामान को, बेसिक जो सामान है मेरा उसको मत छूना, ठीक है? ये पेपर में पूछा गया, सीडीएस का पीवाईक्यू है ये भी, कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, तो इट कैन बी अमेंडेड। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। देखो अब बेसिक स्ट्रक्चर भी तुम एक दो बारी वर्ड सुनोगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हम पढ़ेंगे, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये किस केस में कहा गया था? केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इसमें मैं तुमको अगर हिंट दूं तो बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थी कि मतलब हम सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म, जुडिशरी, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब हम चाहें तो अमेंड कर सकते हैं। बताओ हरेंद्र, आर्टिकल कौन सा है अमेंडमेंट वाला? किसके तहत हम अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान में? 368. 360 368 सर, 368 आर्टिकल। 368। तो Yes. हमारा प्रियम्बल जो है डन होता है। हम कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या प्रियम्बल पे? यस सर, करें क्वेश्चंस? सबके सब रेडी हो? यस सर, Yes, यस sir. सर। ठीक है, रुको। सबके सब अनम्यूट करो
और आंसर करो। बताओ। सरदार पटेल। सरदार सरदार पटेल सर। सर सरदार पटेल, यस सर। ठीक है, वेरी सरदार। गुड। हम्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब कहाँ है? हरेंद्र भाई सो गए क्या? हरेंद्र बताओ इसका आंसर। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 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 यस। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस हो रहे हैं। यस अब सर, यस। देखो तुम्हारे मुंह पे मैं बेहतरीन क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूँ। करो जरा इसको। PYQ मार्च। क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई? सबको विजिबल है ना? यस सर। हाँ। मैगी मैगी नहीं खाऊंगा। मैगी है, बना दीजिए। ठीक है, बनाइए बनाइए। हाँ, बना दीजिए। नहीं नहीं, हो जाए। बनाए बचा है क्या मटन वगैरह? बचा है तो फिर मैगी बना दीजिए जल्दी। मैं क्लास के बीच में हूँ, अभी बात मत करिए। ऑप्शन बी है शायद इसका। किसने कहा नहीं नहीं ऑप्शन नहीं बी? नहीं नहीं, एक मिनट। एकदम गलत ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सर। डी है। ऑप्शन एक सी एकदम ऑप्शन राइट डी है। आंसर है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। बाकी सब हरेंद्र, श्रेयांशी, अनन्या। अनन्या है कि नहीं क्लास में? भाग गई। ऑप्शन सी बोला ना। ऑप्शन हाँ, बी बी। ऑप्शन बी एकदम गलत आंसर। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर। सबके सब क्या क्या बोलते हैं भाई? पब्लिक जनता क्या भाई बोलती है? नहीं। बी। गधो, आंसर इसका बी है। वाइस बी प्रेसिडेंट है कल ही सर। बताया था, HC यस सर, मुखर्जी। बी, वही सर, वही सर। बी है। हाँ हाँ, मैं बता रहा था। और सी पता नहीं कोई बह गया था मेरे मेरे वो भावनाओं के साथ। बहुमत। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्रियम्बल पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि ये देखिए जरा। पहला क्वेश्चन IAS का मैं फेंक के भाई मुंह पे भाई मार रहा हूँ आपके। अब मुझे आंसर फेंक के मारिए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर माइंड ऑफ द मेकर। द प्रियम्बल। द प्रियम्बल, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। इज द राइट आंसर। IAS का क्वेश्चन है भाई, तो दे रहे हो IAS की? नहीं। विशाल भी है क्या क्लास में? नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा अच्छा, विशाल को मैं मिस कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट वाला देखो भाई, बताओ फटाक से, तुरंत तुरंत तुरंत। 30 सेकंड्स भी नहीं, 20 सेकंड्स में मेरा बताओ। सर बी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। सर लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सर बी, बी। बी एकदम राइट आंसर। वेरी यस गुड। सर। बाकी सब? यस सर, बी ऑप्शन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। गधे हो सबके सब। अभी बताया था सर डी, इकोनॉमिक लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ सर डी थॉट, बिलीफ, वर्शिप, और एक्सप्रेशन। और ये पूछा है गया कि कौन यस सा सर, है? सर सॉरी सर। इकोनॉमिक सर इकोनॉमिक इकोनॉमी लिबर्टी, लिबर्टी। सर डी, सर डी 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 क्या सर। कर रहे हो अमन? दहेज नहीं मिलेगा ऐसे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये तो होती रहती गलतियाँ। बताओ भाई, इसके कोड्स आगे हैं। कोड्स को मैं तुम्हें भेजता हूँ।
has belonged to the- ऑप्शन 3 है शायद Sir, इसका। option हाँ, it can't be amended. इससे बताओ। sir question देखना था एक बार। ऑप्शन दिख रहा है अब? Yes sir, थोड़ा नहीं, yes देख सॉरी सॉरी सॉरी, दिख रहा है अब? हाँ, सर ये सब दिख रहा है दिख रहा है सर। करेक्ट आंसर 1 2 and 4. Not just can be amended. The 1 2 can be amended. 1 2 and 4. Option B. Preamble will not override the specific provision of Constitution. 1 2 and So 3 नहीं 1 2 only. it's 4. only 1 2. 1 Which 2 of the option following A. statement in the preamble of Constitution give correct code? ठीक है, मतलब तुम्हें बताना है कि क्या क्या चीजें एकदम सही हैं। सर 2 तो है। तो पहला तो एकदम सही है, Yes sir, Yes, one sir. एकदम सही है। सर 1 सही है। 2 भी एकदम सही है, नॉन सर सही है। जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल Yes, चलो sir. ठीक है। वैसे जस्टिफाइबल एंड जस्टिफाइबल में फर्क है इंग्लिश के थ्रू, पर मैं चलो ठीक है यहाँ पे चल जाएगा। थर्ड, इट कांट बी अमेंडेड, गलत है। गलत इट गलत है कैन सर। बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है। Yes, एंड yes, प्रोविजन sir. कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो ये बोल रहा है कि प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हैं, 1 2 फोर्थ पॉइंट ये भाई बोल रहा है प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हैं ये ओवरराइड नहीं कर सकती क्या, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाई ओवरराइड मतलब करना क्या होता है, ओवर पावर है ना, जो उसके प्रेम्बल में चीजें लिखी हैं वो किसी और चीज पे ओवर पावर कर जाए, ओवरराइड कर जाए। अगर कहीं पे लिखा है कि सेकुलर हम यहाँ पे नहीं हो सकते, तो प्रेम्बल में लिखा है कि हमें सेकुलर होना है, तो प्रेम्बल की चीजें ओवरराइड होके वहां पे कट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर नहीं 1 and प्रेम्बल 2 के है पास सर। पावर नहीं है, मतलब देखो क्योंकि उसकी बेसिक चीजें नहीं चेंज हो सकती। नहीं वो अलग चीज है, मैं पॉइंट 4 की बात कर रहा हूँ। ओवरराइड मतलब प्रेम्बल किसी को भी ओवर पावर नहीं कर सकता। देखो अपने दिमाग में बस अपना परसेप्शन भाई बिठा लो कि प्रेम्बल बहुत एक कमजोर सी चीज है, पार्ट है संविधान का, लेकिन ना चेंज कर सकती है ना वो कर सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब प्रेम्बल कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को भी ओवर पावर नहीं कर सकता। ये दिमाग में बैठेगा तो हमेशा याद रहेगा, तो ठीक है। फोर्सफुली नहीं कर सकते फोर्स। 1 2 and 4 इसका क्या है आंसर, है ना। चलो यस सर 1 next। and 2 फिर सही है आज लगाया सर सर बेरुबेरी सर बेरुबरी है सर ए सर बेरुबरी सर ए बिल्कुल बिल्कुल अमन, वेरी गुड, वेरी राइट, ठीक है। तुम्हारे दहेज बाकी लोग जो भी श्रेयांशी जो भी है क्लास में, वेरी गुड, ठीक है। इजी क्वेश्चन है भाई, देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या कहा था, देखो भाई जो भी हम कुछ पढ़ेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट शॉट की तरह पेपर क्वालिफाई करने के लिए तुम्हारे लिए भाई बनाए, जो क्वेश्चन आते हैं या जैसे क्वेश्चन आएंगे, 42nd amendment. ठीक है। 42 Option B. सेकुलरिज्म वाज सर 42nd ऑप्शन बी amendment. सर, ये सर ऑप्शन बी 42 B ऑप्शन बी B यस Option B, 42nd amendment. तुम लोग सुन रहे हो? अमेंडमेंट यस सर 17 बताओ जरा। यस सर these two the secular supply has been added to preamble of the constitution amended sir 42 two नहीं, secular हाँ 42. no sir सर 42 ही है सेकुलर है सर 42 है कंफर्म दैट्स श्योर तुम लोग सुन रहे हो इसकी 42 आवाज में दहेज की एक्साइटमेंट। Very good. क्यूरियस आंसर क्यूरियस, आई गेट इट। क्यूरियोसिटी चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैं भेज रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। स्मृति जरा करो आंसर, तुम तब से शांत हो, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो, मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा। हरेंद्र तो लगता है पहले ही दहेज की हार मान चुका है, मुझसे ना हो पाएगा। 2 and 3. 2 and 3 बाकी सब एकदम सही है।
2 हाँ हाँ Yes, sir. 2 and 3, sir. इक्वालिटी Yes, हमने sir. 2 बात and की 3. Yes, The sir. status and Option C. और Option C. opportunity and status. Yes. ठीक है 2 and So हाँ हाँ 3 3 ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी बता आंसर 1 2 3 क्या है ए बी the सी डी preamble of Constitution adopted 26 November, which word was not present. Integrity. हाँ Sir, एक second. इंटीग्रिटी The integrity, I guess. I'm sure, sir. हाँ इंटीग्रिटी था The integrity था, sir. Sir, option A. Sir, option A, socialist, integrity and secular. कौन था ये किसने कहा अभी No, sir. No, sir. No, sir. No, किसने कहा sir. अभी नहीं, sir. किसने कहा Sir, secular. No, अरे ठंड रखो social. कौन था ये अभी जिसने किसने Sir, किसने क्या republic, sir. बोला? Republic, sir. Republic. 4, sir. 4. स्मृति Sir, 4, sir. अब सुनो जरा सारे अमन सर सारे ही ले लीजिए. अमन सुनो Sir, 4. क्वेश्चन क्या लिखा है Yes, sir. जब प्रियम्बल अडॉप्ट किया था हमने 1949 में तो कौन से Sorry, वर्ड्स sir. मेरे प्रेजेंट पढ़ाने में नहीं थे question. कौन से वर्ड्स Present नहीं थे. Socialist, integrity तो and रिपब्लिक तो था मैंने क्या कहा था कि सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये वर्ड्स तो थे सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेग्रिटी तो हमने Integrity Yes, sir. 1976 Sir, में 1, 2 and भाई। 3, sir. A, sir. A. The 1, 2 and 3. देख लो भाई Yes, ठीक social, है? secular, integrity. Yes, sir. चलो वेरी गुड और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे भाई बताओ जरा जल्दी Sir, Dr. Bhimrao Ambedkar, sir. हाँ डॉक्टर Dr. B.R. Ambedkar. वेरी गुड Bhimrao Ambedkar, sir. Bhimrao. वेरी गुड शाबाश फिर ले आ। ये बताओ देखो आईएएस का सवाल है नेक्स्ट वाला Constitution. Which of the following features not have ये It's not, इकोनॉमिक sir. लिबर्टी The economical liberty. liberty. Economical liberty. वेरी गुड शाबाश ठीक है ऑप्शन बी कुछ लगा ये आईएएस का सवाल है लगा नहीं, टफ sir. है ना देखो कोई भी चीज नहीं। टफ नहीं है जीएस में तुमको एक चीज भाई मैं अरे बता दूं जीएस में आप अगर स्ट्रेटेजाइज होके अगर आप पढ़ रहे हो ना एकदम क्रिकेट शॉट की तरह की हाँ जो पेपर में रिक्वायर्ड है बस उसको भाई भाई पढ़ रहे हो तो आईएएस पीसीएस कुछ भी टफ नहीं है बताओ भाई इसका आंसर option A. Sir, Yes. A, A, sir. sir, option A, ठीक है option A. सोवरेन हाँ। रिपब्लिक ठीक है Yes, sir. A. हाँ इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट ठीक है 2 घंटे हो गए क्या क्लास को माय गॉड चलो तो गाइस ठीक है बाकी Yes, sir. अपना जो आज का क्लास है हम लोग ड्यू करते हैं कल मैं शायद क्लास लूँ सो बी रेडी ठीक है संडे को देखो शायद मैं कल क्लास ना भी लूँ कल शायद मैं घूमने चला जाऊँ ठीक है कल संडे है संडे को तो जीना दिया करो ठीक है सो Sir, evening में हो गया ना, sir? हाँ मैं देखता हूँ ना कल देखो मैं संडे को मेरे काफी प्लान्स अरे कल तो नहीं जा सकता यार कल मेरे को एक्चुअली आप प्लीज नोट शेयर कर देना शांतनु तुम कहाँ थे भाई वो एक्चुअली मैं कहीं बाहर चला गया था ओके चलो ठीक है नोट्स कर दूंगा शेयर प्रियम्बल में मैं तुम्हें रिवाइज भी करा दूंगा अलग से ठीक है बाय द वे नेक्स्ट हाँ, क्लास में हम प्रियम्बल भी रिवाइज कर लेंगे जो भी था क्लास में बाकी सब जो भी थे क्लास में भाई अनन्या श्रेयांशी फागुनी अमन स्मृति जो भी है Yes, क्लास sir. में क्लास में मजा आया क्लास में कोई आपको Yes. कुछ लगा इंप्रूवमेंट वगैरह तो फीडबैक आप अगर पे कर रहे हो तो फीडबैक भी आपको डिमांड करना है ठीक है अगर कुछ मतलब आपको बिल्कुल फीडबैक देना है कि अगर खराब हुआ तो मतलब जो भी है अगर आप चाहते हो कि मेरे अगर कुछ खराब हुआ Positive, तो बताना negative. पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो भाई एकदम बताना खुल के ठीक है क्लियरली क्वेश्चंस हुए प्रियम्बल हुआ अब एक Yes, काम yes. करो घर जाके मेकिंग ऑफ द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रियम्बल इसके नोट्स जो मैंने भेजे थे उसको तो तुम पढ़ ही लेना ठीक है नोट्स में तुम्हें एकदम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बन जाएगा दिमाग में जो पेपर के लिए आनी है चीजें सफिशिएंटली रिक्वायर्ड है टू क्वालिफाई एनी एग्जाम वो उतना तुम्हारे पास है चाहो तो लक्ष्मीकांत रीड कर लेना रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी ठीक है मजा आएगा अब तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा जब हमें चीज पहले से पता होती है ना तो रीड करने में बहुत मजा आता है ठीक है हाइलाइटर लेके बैठो रीड मार दो क्लियर है गाइस चलो मैं फिर Yes, sir. Sir, bye, sir. Good बाय night, बाय sir. शबा खैर गुड नाइट
Okay, जय sir. हिंद। बाय सर। Jai Hind, sir. Bye bye, sir. अमन एक काम करो, जो भी प्रियम्बल के मैंने क्वेश्चंस तुमको भेजे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जाके मेरे को क्या कहते हैं वो कर दो। अमन एक काम करो, जो भी प्रियम्बल के क्वेश्चन तुमने मेरे को भेजे हैं